पिछले 10 सालों में गूगल की टॉप सर्च पे रहने वाला बिटकॉइन आज फिर से इतना क्यों सर्च किया जा रहा है? एलन मस्क बिटकॉइन को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? और एक्चुअल में ये बिटकॉइन है क्या? तो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज किए हुए समझेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि असल में ये बिटकॉइन है क्या। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे सन 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने बनाया था। अब ये सतोशी नाकामोटो एक बंदा है या फिर कोई ग्रुप है, ये आज तक किसी को नहीं पता। जब 2009 में ये बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस 0 था और एक साल बाद 2010 में इसका प्राइस बढ़कर $0.40 हो गया। लेकिन 2011 में लॉन्च होने के 2 साल बाद ये $1 का हो गया था और आज 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत 83 लाख रुपए है। ये बिटकॉइन काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको पैसे क्यों देगा। कोई भी आपको पैसे तभी देगा जब उसके बदले में आप या तो कोई सामान या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करें। कोई भी कंपनी आपको सैलरी क्यों देती है? क्योंकि आप उसके बदले में उस कंपनी को काम करके देते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी दुकानदार को पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसके बदले में दुकानदार आपको सामान देता है। यानी कि कोई भी आपको पैसा तभी देगा जब आप उसके बदले में कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि मनी इक्वल टू वैल्यू। और अलग अलग सेंचुरीज में इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसे कि जब पहले लोग गुफाओं में रहा करते थे उस समय सबसे प्रायोरिटी होती थी सिक्योरिटी और फूड। यानी कि लोग जिनके पास सिक्योरिटी होती थी वो दूसरों को कहते थे कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें सिक्योरिटी और खाना दूंगा। उसके बाद जब इंसानों ने अनाज उगाना शुरू किया तो वो अनाज के बदले इन सामानों का ट्रेड करने लगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है और मेरे पास 2 बोरे गेहूं है, तो मैं आपको ये ऑफर करूंगा कि आप ये 2 बोरे गेहूं ले लो और मुझे अपना घोड़ा दे दो। तो ऐसे ट्रेड चलता था, सामान के बदले सामान का ट्रेड चलता था। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि मान लो किसी के पास एक गधा है और किसी के पास एक कुत्ता है और वो कुत्ते वाला इंसान बोले कि भाई आप मेरा कुत्ता ले लो और मुझे गधे की जरूरत है, मुझे गधा दे दो। अब जिसके पास गधा है वो गधे से अपना सारा काम करता है कि अब वो गधे पे बैठ के भी कहीं चला जाता है, वो गधे पे अपना सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जो काम वो कुत्ते से नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ट्रेड पॉसिबल नहीं होता था और ये बिल्कुल भी फेयर ट्रेड भी नहीं था। फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि लोग जो प्रीशियस मेटल्स हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनमें ट्रेड करने लगे। फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि इन मेटल्स को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि ये बहुत भारी होते थे और एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि जो पहले की गवर्नमेंट थी उनने ये ऑफर किया कि ठीक है, आपके पास जो प्रीशियस मेटल है वो आप हमारे पास जमा करा दो और हम आपको एक गारंटी पेपर देंगे जिसका आप इस्तेमाल करके हमारी टेरिटरी में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में यही गारंटी पेपर रहना जो वो पेपर मनी में कन्वर्ट हो गए और लोगों ने ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी मेटल या सामान के बदले गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पर ट्रस्ट किया। अगर आप अपनी जेब में रखा हुआ नोट निकाल कर देखेंगे तो उस पर गवर्नमेंट की एक लाइन लिखी होती है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का, पे करने का वचन देता हूं। इस प्रॉमिस के जरिए गवर्नमेंट ने लोगों को यह भरोसा दिया कि आप इसे लेकर जहां भी जाएंगे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब सरकार ऐसा कर सकती है तो सरकार ढेर सारे नोट छाप के सबकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देती? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ मार्केट में एक लौकी बची है और उसको खरीदने के लिए 10 लोग हैं और 10 के 10 लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं। लेकिन अब वो लौकी सिर्फ उसी को मिलेगी जो 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिक लौकी की कीमत बढ़ गई। तो अगर सरकार ढेर सारे नोट छाप भी देगी तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। होगा क्या कि सारी चीजों के जो दाम है ना वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेपर मनी धीरे धीरे डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन इसमें भी कई सारे चैलेंजेस थे कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए। मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे भेजे हैं तो ये श्योर हो कि उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं। ऐसा ना हो कि उसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए और आपके अकाउंट से कटे ही ना। इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बना जिसे शॉर्ट फॉर्म में CBS भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक उन पैसों का क्या करता है? बैंक क्या करता है कि उन पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और कभी हो सकता है कि जहां बैंक ने पैसा आपका इन्वेस्ट किया है वहां वो कंपनी लॉस में आ जाती है तो आपका पैसा भी
रिस्क में आ जाता है, जैसा कि यस बैंक के केस में हुआ था। लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। अगर किसी भी बैंक के सारे कस्टमर एक साथ अपना पैसा मांग ले तो बैंक दे ही नहीं पाएगा। लेकिन आप कहोगे कि मेरे अकाउंट में तो बैलेंस दिखा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके अकाउंट में दिखता है वो एक नंबर होता है, और बैंक क्या करता है, आपके पैसों को अलग अलग जगह रोटेट करता है और उसको मैनेज करते हुए इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है। ऐसे में जब आप अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने पैसों का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में दे रहे होते हैं, जहां पर आपकी पैसों की गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की होती है। कि मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा रुपए रखे हैं और वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, तो ऐसे में सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे। अगर 5 लाख के ऊपर आपने जो भी उसमें रखा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और ये बताया कि कैसे हम अपने करंट बैंकिंग सिस्टम को बिटकॉइन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी करंट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम अपने पैसों को थर्ड पार्टी को दे दिया करते हैं, अपने पैसों का कंट्रोल किसी तीसरे के हाथ में दे दिया करते हैं, उसे हम बिटकॉइन के जरिए बदल सकते हैं। वैसे तो आज के टाइम पे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप गूगल पे या फोन पे यूज करते हैं, तो जब भी उससे पेमेंट करते हैं या रिचार्ज करते हैं तो आपको कभी कभी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही यूज कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को हर कहीं यूज कर सकते हैं या फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम यही चीज बिटकॉइन पर भी अप्लाई होती है कि इसकी एक्सेप्टेंस कहां कहां पर है। जिस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ी है, उस हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। जब आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं तो एक्चुअल में आप एक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं और उससे दूसरे बिटकॉइन एड्रेस से ट्रांजैक्शन करते हैं। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर पर काम करता है। ये एक ऑटो रन एल्गोरिदम पर चलता है, लेकिन एल्गोरिदम को रन कराने के लिए आपको कोई कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इतने बड़े एल्गोरिदम को रन कराने के लिए ढेर सारे और बहुत बड़े भारी भरकम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, और इन ढेर सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर के फिर से वहीं पर आ जाएगी, बैंकिंग वाले सिस्टम पर, कि आपके पैसों को कोई तीसरा मैनेज कर रहा है। ऐसे में जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके पैसों के लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिटकॉइन में इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। माइनिंग का मतलब यह है कि लोग अपने कंप्यूटर्स में एल्गोरिदम को रन करते हैं और सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन होने पर उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन मिलता है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह होता है, जहां पर आपके द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये डेटा हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन किसी को भेजा है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन की, वो जाके ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी, जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर ऐसे में हर कोई माइनिंग करके बिटकॉइन जनरेट करता रहेगा तो बात घूम फिर के फिर वहीं पर आ जाएगी, जो मैंने आपको लॉकी वाले एग्जांपल में बताया कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन हर किसी के पास होंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन में एक चीज पहले से ही फिक्स कर दी गई है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट ही नहीं होंगे। ऐसे में अगर कोई बंदा बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है तो उसे एज अ रिवॉर्ड कितने बिटकॉइन मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय एक साथ कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं। जब 2009 में बिटकॉइन आया था, उस समय आप माइनिंग करके 2 से 3 दिन में 200 बिटकॉइन जनरेट कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको एक बिटकॉइन माइन करना है तो लगभग आपको 100 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर आप 83 लाख रुपए पे करेंगे तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन के रिस्क की, कि इसके रिस्क क्या क्या है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो ये है कि ये हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता है। इंडिया में भी ये ट्रांजैक्शन के लिए लीगल नहीं है, लेकिन बैन भी नहीं है। यानी कि आप इसे डिजिटल एसेट के रूप में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें गवर्नमेंट की या थर्ड पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो इसमें जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो हर 20 सेकंड में चेंज होती रहती है, यानी कि वॉलेटिलिटी इसकी बहुत हाई है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब बिटकॉइन इतना ही रिस्की है और इसमें इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो फिर लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? क्यों ये सिर्फ 0 रुपए, जब इसकी प्राइस 0 थी या 1 साल बाद 0.40 थी, तब से लेके आज तक में ये 83 लाख रुपए का कैसे हो गया? तो ऐसा है कि इसके कुछ फायदे भी हैं।
पहला, दुनिया में कई सारी कंट्रीज और कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि एलन मस्क की टेस्ला जो बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है और बिटकॉइन के बारे में टाइम टाइम पर एलन मस्क ट्वीट भी करते रहते हैं। दूसरा, लोग इसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं और डिजिटल गोल्ड मानते हैं इसको एक तरीके से। तीसरा, जो बिटकॉइन की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एक बॉर्डर लेस ट्रांजेक्शन है, यानी कि आप पूरी दुनिया में एक जगह से बैठे बैठे डायरेक्टली कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या बैंक या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। दोस्तों, तो ये था बिटकॉइन का एक इजी एक्सप्लेनेशन। अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप सब्सक्राइब ना करें तो बाद में आप चैनल को ढूंढते रह जाओ, फिर आपको मिले ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।